आज के अपने लेक्चर की बेटा शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ट्वेल्थ एनसीईआरटी का बेटा जो फर्स्ट यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और कॉन्सेप्चुअली भी बढ़िया चैप्टर है। अगर ध्यान से सुनोगे सब कुछ समझ में भी आएगा। और क्योंकि तुम लोगों ने बेटा बहुत सारे लोग है ना बायो के अंदर पहली बार जो है ना बायो सब्जेक्ट उन्हें अच्छा लगता है, हो सकता है इसी चैप्टर की वजह से अच्छा लगना शुरू हुआ हो। जो कि कुछ नालायक किस्म के लोग होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी ऐसी मानी जाती है कि उनको इस चैप्टर से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है बायो के अंदर, है ना। तो इस पर्पज से भी मतलब ये अच्छा चैप्टर है, लेकिन बेटा इस पर्पज से भी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, समझ में भी आएगा। और यहाँ पे जो भी चीजें हम पढ़ाने वाले हैं बेटा, अगर हम आपके एग्जाम के अंदर आपके जो नीट का आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं, है ना। उससे ज्यादा आ सकते हैं, कम नहीं आते। बहुत बेहतरीन टॉपिक है इसके अंदर। सबसे पहले बेटा हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम है ना ह्यूमन प्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, फिर फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बारे में बात करेंगे। oogenesis से लगा हुआ टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बारे में बात करेंगे बेटा। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे। आखिरी में फिर है ना जो गेस्टेशन पीरियड वगैरह जो पूरा चलता है बेटा उसके बारे में बात करेंगे। आखिरी में पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे, डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड एंड टॉपिक जो है लैक्टेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा ये समझिए, आप चैप्टर को बेटा समराइज कर सकते हो बड़े आसानी के साथ में। एक बार हम पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे, चैप्टर को पूरा पढ़ा के कंप्लीट करेंगे। 100% बेटा हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में ये आपसे गारंटी ले सकते हैं। अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुने, जब तक चैप्टर चल रहा है चैप्टर को ध्यान से सुनते रहे, आपकी टिप पे चैप्टर होगा। हर एक हार्मोन, उसका फंक्शन, हर एक ऑर्गन, उसके बारे में पूरी जानकारी, सब कुछ आपका क्लियर होगा। जो मुश्किल टॉपिक माना जाता है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis वगैरह, इतना क्रिस्टल क्लियर होगा बेटा कि है ना मजा आ जाएगा। बस आप ये समझो, है ना, बस भरोसे के साथ आप बैठिए और बढ़िया से है ना जितना मैं बोलते जा रहा हूं उसको सुनते चलना है। जब मैं कहूंगा नोट कर लेंगे तभी नोट करना है, उसके पहले नोट नहीं करना है, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब बेटा हम एक बेसिक चीज की बात करते हैं। अच्छा, इसमें ना 12th के एनसीईआरटी में बेटा, आज के अभी के मतलब जो एनसीईआरटी है ना अपडेट हो चुकी है, अपडेशन से पहले एनसीईआरटी के एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या और इसका पर्पस क्या है, हमारी जिंदगी में क्या क्या पर्पस है। तो अगर हम ये कहें कि रिप्रोडक्शन की वजह से जो स्पीसीज है उसका कंटिन्यूएशन बना हुआ है हमारी अर्थ के ऊपर बेटा, स्पीसीज का कंटिन्यूएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन बना हुआ है, उसका एक कारण है रिप्रोडक्शन। एक कारण नहीं, वही कारण है रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो? तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही जितनी भी स्पीसीज आपको दुनिया में एज इट इज दिखाई पड़ रही बेटा, उन सब का रीजन, उनके दिखाई पड़ने का रीजन रिप्रोडक्शन ही है। आप सोचिए, पहली बार जब होमोसैपियंस जैसी कोई चीज बनी होगी, अगर इनके जो मतलब है ना होमोसैपियंस जो सबसे है ना पुराने टाइम पे मैं कह रहा हूं, जब पहली बार फॉर्म हुए होंगे, ऐसी कोई चीज मॉडर्न ह्यूमन जैसी कोई चीज बनी होगी, अगर इनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ना होती, तो क्या जो इतनी सारी पॉपुलेशन दिखाई पड़ रही ह्यूमंस की आज दिखाई पड़ रही होती? नहीं पड़ रही होती। समझ रहे हो? तो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग है बेटा, ये प्रोसेस जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है, किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, 2 तरीके के बताए जाते हैं। बोलो, बेसिकली अगर हम बात करें बेटा, 2 तरीके के बताए जाते हैं। वैसे तो है ना उनके अंदर कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो 2 तरीके के रिप्रोडक्शन की बात करी जाती है। एक का नाम है एसेक्सुअल और दूसरे का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरीके के बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में बात हुई। क्या नाम है? एक का एसेक्सुअल और दूसरे का सेक्सुअल। अब आप में से बेटा काफी सारे लोगों को बेसिक जानकारी होगी कि होता क्या है। अगर हम तुम लोगों में से पूछें तो कितने लोग कॉन्फिडेंटली बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेरी कॉन्फिडेंटली डिफाइन कर सकते हो हमारे सामने? चलो, कितने लोग बता सकते हो बेटा कि है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? दोनों को कितने लोग हो जो बढ़िया से डिफाइन कर सकते हो? बोलो।
और हाँ गुड। और मेन पॉइंट बेटा दोनों तुमने बताए, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई याद आ रहा हो बता दो। चलो सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा है ना। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा हम हमेशा यूनिपेरेंटल की बात करते हैं। एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता यूनिपेरेंटल, है ना। यूनिपेरेंटल केस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। दूसरी चीज अगर हम कहें कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, कई बार हो भी जाता है लेकिन फ्यूजन कभी नहीं होगा। जैसे आप बताओ कहां पे ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है? केस बताइए हमें, मतलब उसका टर्म बताइए, किस टर्म से हम संबोधित करते हैं? पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, दोनों टर्म सुने हो, है ना। पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस दोनों ही टर्म आते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो इस यूनिट का पहला चैप्टर है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर दोनों ही टर्म आते हैं, पार्थेनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस। इन दोनों ही जगहों पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है बट फ्यूजन कहीं पे नहीं होता। एपोमिक्सिस के बारे में कहा जाता है इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक्स करता है लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहली बात हमने कही बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि यूनिपेरेंटल होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अदर हैंड, है ना, तो ये बाई पेरेंटल होता है। अगर हम इसकी बात करें बेटा गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, नहीं होता। तो अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो फ्यूजन भी नहीं होगा, गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा, फ्यूजन भी एब्सेंट होगा। यहां पे बेटा दोनों ही चीजें हो रही होंगी, गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का फ्यूजन भी हो रहा होगा। बोलो, अरे बोलो। हम लोग अपनी बात करें, एक गैमेट मम्मा का, एक गैमेट पापा का, है ना, दोनों फ्यूज हुए, फिर हमारा फॉर्मेशन हुआ। बेटा हमारा फॉर्मेशन किस फॉर्म में पहली बार हुआ? जायगोट के फॉर्म में। कहां पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। बोलो सही बात है क्या? तो अगर हम ये कहें बेटा गैमीट फॉर्मेशन होता है, यस होता है। कहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट फॉर्मेशन ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट फ्यूजन ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमेशा ही होगा। बोलो, है ना, गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होगा ही होगा। अच्छा, इसकी बात अगर हम करें, अच्छा इसके आगे अगर गैमीट फॉर्मेशन हो भी गया, अरे एक सुनो ध्यान से बेटा, देखो, है ना, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम ये कहें गैमीट फॉर्मेशन हो भी गया तो फ्यूजन कभी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो एग्जांपल पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस का आप दे सकते हो। बोलो, ये बताओ जितने भी सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, सबके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब वो अपने पेरेंट्स से कुछ मामलों में अलग होते हैं। क्या हम सभी क्लोन्स हैं अपने माँ बाप के? हमारे कुछ फीचर्स मम्मा से मिलते होंगे, कुछ फीचर्स पापा से मिलते होंगे, लेकिन क्या सारे फीचर मिलते हैं? कुछ तो हम अलग हैं, हमारी बदतमीजियां अलग होती हैं। सर वो तो अलग बात है ना, वो तो हम जहाँ रहते हैं क्लास की वजह से, है ना, क्लास में हमें ऐसे बच्चे मिल जाते हैं कि हम हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे टीचर मिल जाते हैं, देख रहे हो, बेशरम, है ना। देखो बेटा, टीचर जो है बहुत अच्छा होता है, खास करके जो टीचर तुम्हें बायो पढ़ा रहा है वो बहुत ही ज्यादा, अच्छा काली यार, कम बाल का मतलब है ना, ये क्या है? बाल तो है ना, इतनी उम्र में 50-60 साल की उम्र में अगर मेरे इतने बाल हैं तो ये है ना बड़ी बात है। 50-60 साल के हैं, लगते कि नहीं? लगते नहीं है लेकिन है बेटा, है ना। देखो 80, सुनो बात सुनो, देखो बात सुनो, बस शांत रहो बेटा, है ना। तो मैं आगे कह रहा हूं एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन, अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यहां पे वेरिएशन जैसी चीज नहीं पाई जाएगी, मतलब एग्जैक्टली अलाइक होते हैं अपने माँ बाप के। कौन से? ठीक है। अच्छा, अगर हम वेरिएशन की बात करें कहां पे? सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर, तो होगा, समझ रहे हो, होगा। अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये तो बेसिक बात हो गई, हमें एसेक्सुअल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी, सेक्सुअल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी, लेकिन बेसिक हम क्या पढ़ने वाले हैं यहां पे? इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा पर्पज क्या है बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी बात समझना। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, ये चाहो तो ऐसे ही एसेक्सुअल है ना, 2-4 जो शब्द हमने लिखे हैं बेटा, इसको नोट कर लो। हमें उम्मीद है कि आपको ये आता होगा पहले से,
अगर नहीं आता तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या जिनको फोटो वोटो खींचना है कैमरे से, खचाक से फोटो खींच लो। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिए हमारी बात। हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपको एक बहुत बेसिक चीज जो आपको पता है, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली या सेक्सुअली? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है बेटा? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोड्यूस करता है। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब कभी भी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होंगे बेटा, तो हमारा कहना मानना 3 हेडिंग बनाना, उसी 3 हेडिंग के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर देना। क्या क्या बनाना है देखो जरा। यस, फर्स्ट हेडिंग है बेटा जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है? प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड, फर्टिलाइजेशन। थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कहीं पे भी, चाहे प्लांट के अंदर बेटा, जब हम आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट पढ़ाएंगे वहां पे भी इन्हीं तीन की बात करेंगे, यहां पे भी हम 3 की बात कर रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर कुछ चीजें हो रही होंगी, फर्टिलाइजेशन के अंदर कुछ चीजें हो रही होंगी, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर कुछ चीजें फॉर्म हो रही होंगी। देखना जरा, प्री फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट। अच्छा, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें बेटा, तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन तो अपने आप इधर से चला गया, गायब हो गया। बोलो, अरे बोलो, एसेक्सुअल प्रोडक्शन तो अपने आप गायब हो गया, केवल क्या बचा? सेक्सुअल प्रोडक्शन। अगर हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन के पहले वाला इवेंट, तो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। अब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इवेंट हो रहे होंगे, इसको हमें जानना चाहिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर बेटा मेनली 2 इवेंट होते हैं। पहला इवेंट है जो सबसे बेसिक इवेंट होता है बेटा, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। क्या नाम है? दूसरा इवेंट है गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर 2 ही इवेंट होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। बोलो, पहला इवेंट क्या है? गैमेटोजेनेसिस। ये बताओ बेसिक नीड क्या है फर्टिलाइजेशन की? गैमेट का फॉर्मेशन होना, और दूसरा गैमेट का पास पास आना। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब पास पास नहीं आएंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना? तो गैमेट का पास पास आना जरूरी है। फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अब पास पास नहीं आएगा तो फर्टिलाइज कैसे करेगा? तो पहला इवेंट क्या है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर? गैमेटोजेनेसिस। सेकंड क्या है? गैमीट ट्रांसफर। बोलो, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अगर हम गैमेट की बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवा की बात करते हैं। स्पर्म कहां बनेगा बेटा? टेस्टिस के अंदर बनेगा। और अगर हम ओवा की बात करेंगे, ओवरी के अंदर बनेगा। गैमेट ट्रांसफर आप जानते हो, प्लांट के अंदर कुछ अलग तरीके से होता, एनिमल के अंदर कुछ अलग तरीके से होता, लेकिन होता दोनों जगह पे है। बोलो, प्लांट के अंदर बेटा आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पॉलिनेशन के नाम से जानते हो, है ना? पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच मेल गैमेट जो छुपा होता है पॉलन ग्रेन के अंदर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम स्टिग्मा। कहां से? फ्रॉम एंथर। कहां से? फ्रॉम एंथर। एंथर से कहां पे? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ना। क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। सुनो जरा, तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर की बात हम कर रहे हैं बेटा, है ना? क्योंकि हम ह्यूमन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे कुछ अलग तरीका होगा ट्रांसफर करने का। बोलो, अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन का मतलब बेटा जब 2 गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे होंगे। बोलो, जब 2 गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे होंगे उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता क्या है? फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता क्या है? जाइगोट। क्या बनता है बेटा? तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बनेगा? जाइगोट। अब ये बताओ, ये जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जाइगोट के साथ क्या होता है? इस जाइगोट के साथ होता ये है बेटा, ये जो जाइगोट है ना, अरे सुनो, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर एक इवेंट चलता है जिसका नाम है क्लीवेज, है ना? क्या नाम है बेटा? क्लीवेज, है ना? जो क्लीवेज इवेंट है इसके अंदर होता क्या है बेटा? ये जो एक सेल का जाइगोट होता है इसको मल्टीपल सेल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। बोलो,
समझे, है ना, गैस्ट्रुला मारूला, है ना, ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ये सारी जो स्टेजेस हैं चलती हैं, और आखिरी में जो है ना ब्लास्टुला जिसको बोलते हो, जाके बेटा अटैच करता है किसके साथ में, यूट्रस की वाल के साथ में अटैच करता है, जिसको आप इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हो, बोलो, है ना, है ना। आखिरी में अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, है ना, जो ब्लास्टुला या फिर जो एनसीईआरटी कहता है ना ब्लास्टुला स्टेज का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो ब्लास्टुला है या है ना ब्लास्टोसिस्ट है बेटा, ये जाके चिपकता किसके साथ में है, यूट्रस की वाल के साथ में चिपकता है, जिसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, है ना, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ये सारे आ रहे हैं, बोलो इम्प्लांटेशन हुआ, प्लांटेशन का मतलब पौधरोपण करना, इम्प्लांटेशन का मतलब यहां पे भी पौधरोपण ही हो रहा है, लेकिन वो बेटा है ना एनिमल है, प्लांट नहीं है, ठीक है। प्लांटेशन का मतलब क्या है, पौधरोपण ना, पौधा वौधा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन बोलते हैं, नन्ना सा पौधा लगाया जाता है प्लांटेशन बोलते हैं। यहां पे भी बेटा कुछ समझ रहे हो, यहां पे भी जो है ना ब्लास्टुला है, इसको जाके अटैच करवाया जा रहा है किसके साथ में, यूट्रस की वाल के साथ में, इम्प्लांटेशन बोल दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड चलेगा, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, बोलो, है ना। ह्यूमन के अंदर अगर हम कहें, होमोसैपियंस के अंदर, है ना, ह्यूमन के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड चलता है बेटा फीमेल में, वो कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। 9 मंथ के बाद में होता है पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, बोलो। तो इम्प्लांटेशन के बाद में जो इवेंट आने वाला है, गेस्टेशन के बाद में पार्चुरेशन, बोलो गेस्टेशन का मतलब बेटा क्या है, अरे ये जो पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस का जो पूरा पीरियड है, इसी गेस्टेशन पीरियड के अंदर ही तो एम्ब्रियोजेनेसिस होने वाली है, बोलो। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब बेटा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करने वाला है, एम्ब्रियोजेनेसिस है ना होने वाली है, एम्ब्रियोजेनेसिस गेस्टेशन पीरियड के अंदर होने वाला है। यहाँ पे जो फीटस है बेटा वो अपने आप को ग्रो करेगा, ग्रो करते करते एक टाइम पे मैच्योर होगा, और मैच्योरेशन के बाद में गेस्टेशन पीरियड ओवर होगा, और ओवर होने के बाद में पार्चुरेशन हो जाएगा, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, है ना, बच्चा डिलीवर हो जाएगा, बोलो। यही इतने प्रोसेस पढ़ने हमें, इसके अलावा भी कुछ है क्या, नहीं है, अरे बोलो इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है ना। अरे सुनो सुनो, अब अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं बबुआ, तो गैमेटोजेनेसिस अगर हम मेल के अंदर बात कर रहे होंगे, किसके अंदर, मेल के अंदर बात कर रहे होंगे गैमेटोजेनेसिस, अगर हम फीमेल के अंदर बात कर रहे होंगे गैमेटोजेनेसिस की, अरे बोलो मेल के अंदर कहां पे चल रहा होगा बेटा, टेस्टिस के अंदर, बोलो कहां पे चल रहा होगा, टेस्टिस के अंदर, यहां पे कहां चल रहा होगा, ओवरी के अंदर, टेस्टिस के अंदर चल रहा होगा, नाम क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या नाम होगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या नाम होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवरी के अंदर चल रहा होगा, क्या नाम होगा, oogenesis, oogenesis, oogenesis के दौरान ओवा का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, बोलो सही बात है क्या, ठीक है, अरे बोलो ठीक है। ये पूरी बात बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अच्छा जो कुछ टर्म्स बचे हैं भी उन टर्म्स की बात कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। अभी कुछ टर्म्स एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में दिए गए हैं, उन टर्म्स के बारे में पहले बात कर लेंगे, ठीक है। इंजॉय कम नहीं होना चाहिए ना, है ना, पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह पे है, लेकिन इंजॉय कम नहीं होना चाहिए, सही बात है ना, नालायक। कुछ टर्म्स बेटा जो दिए गए हैं उन टर्म्स को जरा हम समझ लेते हैं आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में। जैसे कुछ टर्म्स ज्यादातर हम बोल चुके हैं बेटा, है ना, ज्यादातर हम बोल चुके हैं, जैसे अभी हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर ली, इम्प्लांटेशन के बारे में बात कर ली, गेस्टेशन के बारे में बात कर ली, पार्चुरेशन के बारे में बात कर ली, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो टर्म आते हैं बेटा, जब शुरुआत होती है तो क्या बोलते हैं, मीनाक, है ना, क्या बोलते हैं बेटा, मीनाक, है ना। ये इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीनोपॉज का मतलब क्या होता
है ना। मेनोपॉज का मतलब स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाए मेनोपॉज बोलते हैं। स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, मीनाक बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेटा इजाकुलेशन, इंसेमिनेशन, दो टर्म और हैं, जरा समझो। इंसेमिनेशन पहला टर्म है इजाकुलेशन, दूसरा है इंसेमिनेशन। इजाकुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो सीमेन है उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर आना, मतलब सीमेन का पीनस से बाहर आना बेटा क्या कहलाता है, इजाकुलेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम इंसेमिनेशन की बात करें, ये थोड़ा सा अलग है इजाकुलेशन से। इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि जो बेटा सीमेन जिसको आप, है ना, जिसके अंदर स्पर्म वगैरह है, ये अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर चला जा रहा है, कहां पे चला जा रहा है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर अगर, है ना, इस सीमेन को डाला जा रहा है बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इजाकुलेशन का मतलब सीमेन का पीनस से बाहर आना, इजाकुलेशन है। लेकिन अगर वो जो सीमेन है रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल के अंदर डाला जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, बोलो सारे टर्म समझ में आए, बोलो सारे टर्म समझ में आए। अब एक काम करिए बेटा, जो पहला पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उस पहले पैराग्राफ को पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, पहला पैराग्राफ कंप्लीट करिए, या फिर एक हमें बुक दे दीजिए, हम ही समझा देते हैं पूरा, है ना, थोड़ी देर लगेगा, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइए दीजिए बेटा, सुनो ध्यान से सभी लोग अपनी एनसीईआरटी बेटा देख लो 2 मिनट, है ना। एज यू आर अवेयर, जैसा आप जानते हो, है ना, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस। विविपेरस का मतलब यंग वंश को, है ना, बर्थ देने वाले, यंग वंश को जन्म देने वाले। यंग वंश का मतलब बच्चे पैदा करने वाले, समझ रहे हो। ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले, है ना। एनसीईआरटी ने बेटा ओवोविविपेरस टर्म नहीं दिया है, लेकिन बहुत पहले पढ़ाया जाता था ओविविपेरस, मतलब जो अनमैच्योर्ड यंग वंश को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू के अंदर कहा जाता था। लेकिन एनसीईआरटी बेटा अब कंगारू को किसके अंदर रखती है, विविपेरस के अंदर रखती है, समझ रहे हो, किसमें रखती है, विविपेरस के अंदर रखती है। तो आपको बेटा ओविपेरस वाला टर्म ही नहीं याद रखना। क्यों नहीं याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से, बात सुनो बेटा, आपस में बात करते हुए ना दिख जाओ, क्योंकि हमें इसी से गुस्सा आती है। तुम लोग जानते हो, जब हम पढ़ा रहे हो तो हमें केवल ध्यान से सुनो, है ना, हमें इरिटेशन होती है इस बात से। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। बेटा कौन कौन से इवेंट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट मतलब गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। स्पर्म कहां पे, मेल में, और ओवम का फॉर्मेशन कहां पे, फीमेल में, इसी को तो गैमेटोजेनेसिस कह रहे हो। चलो देखो आगे चलते हैं, है ना। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक, इंसेमिनेशन अभी तो यही कह रहे थे बेटा हम, जो हम बात कर रहे थे, है ना, किसकी, गैमीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे। अगर हम मेल के अंदर, है ना, फीमेल के अंदर, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम टर्म क्या देंगे, इंसेमिनेशन देंगे। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, जो मेल गैमीट है वो फीमेल के वेजाइनल ट्रैक के अंदर, है ना, जो वेजाइनल ट्रैक है या जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर चला गया, उसको क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन, है ना। मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट क्या कहलाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन। बोलो क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये बताओ, दोनों फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन इस टर्म को बोला गया, फर्टिलाइजेशन बोला गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना, जाइगोट बना। बोलो, है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन हो। जाइगोट सिंगल सेल या मल्टीपल सेल, सिंगल सेल का होता है बेटा जाइगोट। जाइगोट के अंदर जब क्लीवेज होता है तो मल्टीपल सेल का बनता है। जाइगोट सिंगल सेल है, समझ रहे हो, जाइगोट कैसा है, सिंगल सेल। हम सभी किस फॉर्म में पहली बार इस दुनिया के अंदर अपीयर हुए थे बेटा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, सिंगल सेल के फॉर्म में अपीयर हुए थे। हम सभी के सभी जितने भी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप बात कर लो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हर कोई सिंगल सेल के फॉर्म में ही आया था। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सिंगल सेल के फॉर्म में कहां आया था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। मदर की फैलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे पहली बार बेटा जो बेबी होता है वो सिंगल सेल के फॉर्म में, जाइगोट के फॉर्म में अपीयर होता है। हमारा एग्जिस्टेंस इस दुनिया के अंदर सबसे पहली बार सिंगल सेल के फॉर्म में हुआ, नाम क्या है, जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद में फिर डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक, फिर मल्टीपल सेल बनता है जाइगोट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना। लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन
एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, है ना। किसका फॉर्मेशन बेटा हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, एंड इट्स अटैचमेंट टू यूट्राइन वाल, क्या बोल दिया हमने बेटा, इम्प्लांटेशन, है ना। क्या बोला हमने, इम्प्लांटेशन, कहां लिखा भाई, ये है ना। जो ब्लास्टोसिस्ट है या जो ब्लास्टुला है, ये कहां पे जाके अटैच कर रहा है, यूट्राइन वाल के साथ में। क्या बोला गया, इम्प्लांटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या बोलेंगे बेटा, जो टोटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ का जो पीरियड है, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस जहां पे हो रही है, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रेशन, क्या बोलेंगे बेटा, गैस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन, क्या बोलेंगे बेटा, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ही तो होगा, उसके पहले हो जाएगा क्या, शिखर तुम्हारे अंदर हो रहा होगा बेटा गैमेटोजेनेसिस, अरे बोलो नहीं फिर गुड बेटा, तुम मासूम हो, मैं जानता हूं तुम मासूम हो, है ना यार। अभी वो 8-9 साल का, उसके अंदर कैसे हो जाएगा, मार देंगे ना। प्यूबर्टी बेटा आने दो ना उसकी, 11-12 साल का होगा तब आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, अभी बेचारा 8-9 साल का है ना। चलो ठीक है, बस शांत रहो। You have learned that these reproductive event occurs after puberty. There are remarkable differences between reproductive event. बेटा एक बात सुनो ध्यान से, ये बताओ, हम अगर किसी भी एनिमल की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो लाइफ साइकिल है बेटा, अलग अलग फेजेस आते हैं लाइफ साइकिल के अंदर। जैसे अभी हम ना प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे हम कह रहे थे, ऐसे ही हमारी जो पूरी टोटल लाइफ साइकिल है बेटा, उसके अंदर अलग अलग इवेंट्स आते हैं, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव के पहले वाला, रिप्रोडक्टिव के बाद वाला। रिप्रोडक्टिव के पहले वाला जो इवेंट है बेटा, और जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट है, इन इवेंट को लाने के लिए आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्यों होते हैं, अभी अभी बेटा आप एक चैप्टर पढ़ के आए हो, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे आपने हार्मोन के बारे में पढ़ा है। आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही, जो हार्मोन्स है बेटा, उन्हीं के रिलीज होने के वजह से ही ये चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये चेंजेस नहीं आते, हार्मोन रिलीज नहीं होते, और अगर हार्मोन रिलीज नहीं होते तो ये चेंजेस नहीं आते, चेंजेस नहीं आते तो हमारे अंदर ये सारे जितने इवेंट हो रहे कुछ ना हो रहे होते। समझ रहे हो अनुराग। जैसे बेटा अगर किसकी कमी हो जाए, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए, तो फिर गड़बड़ हो सकता है मामला कि नहीं। देखो है ना कितने नालायक हो, मतलब हम संभावना व्यक्त कर रहे थे बेटा, हम संभावना, तुम तो पर्सनल हो गए, हम संभावना व्यक्त कर रहे थे, तुम पर्सनल हो गए। नहीं फिर बुरा मान जाते हो तुम लोग। बस एक सेकंड बात सुनो हमारी। जैसे सपोज दैट अगर तुम्हारे अंदर बेटा किसी कारण, बस मैं कारण नहीं बता रहा हूं, अरे यार सुन लो, हम टीचर है, तुम्हारी बात सुननी चाहिए ना, ठीक है। सुनो बात सुनो, सपोज दैट बेटा जैसे तुम्हारे अंदर मान लो टेस्टिकुलर हार्मोन, अच्छा ये हाँ ठीक है, कट कर देंगे यार, कट कर देंगे, मैं कह दूंगा, लेकिन अगर उन लोगों को अच्छा लग गया तो वो लोग कट नहीं करते, है ना, ठीक है। बात सुनो बस बात सुनो, लाइव चलाएंगे कल से, रुको हम बताते हैं, फिर बेटा तुम लोग कट करवाना, है ना। देखो तो मान लो किसी कारणवश अगर हार्मोन बेटा डिसबैलेंस हो जाए, है ना, टेस्टिकुलर हार्मोन जो है कम हो जाए, या फिर जो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन है बेटा वो ना निकले। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन है बेटा, अभी भी पढ़ा के आए हैं हम, कौन से हार्मोन है जो कि गोनैड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, और गोनैडल हार्मोन LH और FSH, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही दोनों हार्मोन है ना। फीमेल में भी एक्ट करते हैं, मेल में भी एक्ट करते हैं, बोलो, है ना। और जो गोनैड्स से हार्मोन रिलीज करवाते हैं, बोलो, है ना। जैसे LH आता है कहां पे, आपकी लैडिक सेल के ऊपर, अभी हम सारी बात करेंगे। टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन FSH के साथ मिलके, है ना, क्या करवाता है ना, FSH सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है, लेकिन FSH और ये जो टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलकर क्या करवाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। अगर इनमें कहीं कोई गड़बड़ी आ जाए तो क्या बेटा इवेंट हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा, गैमेटोजेनेसिस ही नहीं होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही डेवलप नहीं होगा, है ना। समझ रहे हो,
किसी किसी में हार्मोन की अधिकता हो जाती है, कुछ गड़बड़ी आ जाती है, किसी किसी के अंदर कमी हो जाती है, तब भी गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, तो इनका नॉर्मल रेंज के अंदर रिलीज होना और समय के साथ रिलीज होना जरूरी होता है, और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है 11-12 साल के आसपास स्टार्ट होता है, वो जो बॉडी के ऊपर चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, चाहे मेल की बॉडी चाहे फीमेल की बॉडी, क्यों हो रहा है बेटा? हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हम भटक जाते हैं और तुम लोग बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हो, तुम्हारा मजा ले लेते हैं। बेटा मजा नहीं लेते, बस ऐसे सपोज कर रहे होते हैं ना हम। चलो कोई बात नहीं है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। अब ये बहुत गड़बड़ बात है, लेकिन है ऐसा, है ना। स्पर्म फॉर्मेशन बेटा, है ना, मेल के अंदर जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक होता रहता है। ओल्ड जो है ना उनके अंदर, हाँ, क्वालिटी ऑफ स्पर्म जरूर डिक्रीज कर जाती है ना, क्वालिटी ऑफ स्पर्म जरूर डिक्रीज कर जाती है, लेकिन होता रहता है। ठीक है, फीमेल के अंदर ओवा का रिलीज होना बेटा सीज हो जाता है। जब मीनोपॉज आ गया तो ओवा भी रिलीज नहीं होने वाला है ना, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ही तो ओवा रिलीज हो रहा होता है, और वो ओवा जब किसी काम नहीं आता तो वो बाहर चला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। मेरी बात समझ रहे हो? फीमेल के अंदर जो ओवा का नंबर है वो फिक्स है बेटा, समझ रहे हो? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिक्स है, कितने टाइम बाद बंद हो जाएगी, तो फीमेल के अंदर ओवा का रिलीज होना भी कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं जब तक ओवा रिलीज हो रहा है तब तक बढ़िया बढ़िया ही होगा। जैसे हम मेल के अंदर कह रहे हैं स्पर्म बनता तो रहता है, लेकिन अगर कहो 80 साल के बुजुर्ग के अंदर जो स्पर्म होगा उसकी क्वालिटी जो 30 साल का आदमी होगा उसकी और उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो डिफरेंस होगा, बहुत मेजर डिफरेंस पाया जाएगा। इसी तरीके से जो फीमेल बेटा 25 साल की 30 साल की होगी, उससे उसका कंपैरिजन अगर हम 50 साल की फीमेल के साथ करें या फिर हम 45 साल की फीमेल के साथ करें तो अगर 45 साल की फीमेल के अंदर अगर ओवा अगर रिलीज हो रहा होगा तो क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। रूडिमेंट्री ओवरीज वगैरह हो जाती है कई बार, है ना, ओवा के साइजेस में, है ना, डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अरे यार, जब तुम लोगों ना जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां एक बीमारी पढ़ाएंगे, डाउन सिंड्रोम। उस डाउन सिंड्रोम के अंदर हम आपको बताएंगे ना कि ज्यादातर डाउन सिंड्रोमिक बच्चे जो है वो मेट्रो सिटीज में देखने को मिलते हैं। इसका रीजन क्या है? बहुत लेट शादी होती है वहां पे, है ना, कैरियर के चक्कर में लोग, है ना, काफी लंबा है ना, ठीक है, कैरियर के चक्कर में काफी लंबा टाइम लग जाता है लोगों को, है ना, शादी विवाह करने में। तो उसकी वजह से होता क्या है कि फीमेल के अंदर भी और मेल के अंदर जब एक एज के बाद में शादी होती है, मान लो किसी की शादी 40 साल के आसपास हो रही है, 38 साल के आसपास हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? इसमें दिक्कत ये होगी बेटा, ओवा तो फॉर्म हो रहा होगा, लेकिन वो ओवा जो है हो सकता है कि उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई हो, और अगर ओवा की क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई तो बेटा जो यंग मंस पैदा होने वाला है उसके अंदर डिफेक्ट आना लाजमी है। ये बड़े आसानी के साथ, है ना, डिफेक्ट देखने को मिल जाएगा, और ज्यादातर बेटा डिफेक्ट डाउन सिंड्रोमिक के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम में हम क्या बताते हैं, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है ना। अरे बोलो, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है? बेटा ध्यान से सुना करो, नहीं मार देंगे झापड़ हम, है ना। ठीक है, ठीक, तो है ना, ये बातें हो गई। अब जरा आगे चलते हैं, है ना। हम किस पॉइंट की बात कर रहे थे? द स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो हम कहां से शुरुआत करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरुआत करते हैं। जरा सुनिए ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं और हम अपना, है ना, जो टॉपिक है बेटा शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अरे बोलो, चलो बेटा हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी शुरुआत? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बेटा सुनिए ध्यान से, जैसे हमने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको बेटा फिर से देखो, कोई भी टॉपिक ना समराइज तब हो सकता है जब आपको एकदम क्लियर आइडिया हो कि हमें किस तरीके से इस टॉपिक को आगे ले जाना है। ठीक है,
तो इसके लिए भी जैसे भी इस चैप्टर के अंदर हमने कहा कि आपको प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, इसी सीक्वेंस के अंदर पढ़ना है। वैसे ही हम आपसे कह रहे हैं, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, है ना। इसके बाद में एसेसरी डक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, और फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बात करते हैं। ये बताओ बेटा, अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में मेल के अंदर बात कर रहे होंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, पहले तो ये बताना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा टेस्टिस है मेल के अंदर, क्यों है, क्योंकि यहीं पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जहां पे भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा मेल के अंदर, स्पर्म का फॉर्मेशन जहां पे हो जाएगा वो प्राइमरी हो जाएगा, फीमेल के अंदर जहां पे ओवा का फॉर्मेशन हो जाएगा वो प्राइमरी हो जाएगा। जैसे यहां पे हम ये कह रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, वैसे फीमेल के अंदर हम क्या कहेंगे, ओवरी। बोलो सही है ना। तो यहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने जैसे लिखा बेटा, आपको क्या समझ में आया, किसकी बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे। तो हम कहां से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, टेस्टिस से। इसके बाद में एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट बेटा उन डक्ट्स को हम एसेसरी डक्ट्स कहते हैं जिनके थ्रू ये टेस्टिस से रिलीज होने वाला जो गैमीट है वो ट्रांसपोर्ट होने वाला है। कोई पूरा सीक्वेंस बताए हमें, चलो शुरुआत करो बेटा। अभी रुक जाओ, हम बोल देते हैं, अभी हम टेस्टिस पढ़ाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। टेस्टिस की जब जैसे ही हम बात करते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लव्यूल की बात करते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स जो पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लव्यूल के। हर एक लव्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। बोलो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कन्वर्ज करके जिस डक्ट का फॉर्मेशन करता है ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी ने बेटा नहीं दिया है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई कन्वर्ज करके जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ना, इफरेंट आर्ट्रियोल या इफरेंट टिब्यूल का जो फॉर्मेशन करता है ना, इफरेंट टिब्यूल का जो फॉर्मेशन करता है उसका नाम क्या है, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जिस डक्ट का फॉर्मेशन करता है क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस जिसका फॉर्मेशन करता है वास डिफरेंस। बोलो, वास डिफरेंस के बाद में इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी के बाद में यूरेथ्रा, फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटस। बोलो, यही पूरा रास्ता है। तो इसके अंदर हम पूरा देखने वाले हैं। सही बात है। चाहो तो बेटा साथ में लिख लो, ट्यूबुलाई रेक्टाई से शुरू करो या फिर जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है वहां से शुरू कर दो। रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस लिख लो। अगर एसेसरी डक्ट का नाम लिखना चाहो तो लिख लो साथ में। क्या क्या लिखना है बेटा, रेटी टेस्टिस। हालांकि ट्यूबुलाई रेक्टाई तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। रेटी टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। अगर हम आपसे एक सवाल पूछे बेटा, इनमें से कौन सी डक्ट है जो एब्डोमिनल रीजन के अंदर जाती है, वास डिफरेंस। केवल एक डक्ट है जो कि एब्डोमिनल रीजन के अंदर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, वास डिफरेंस। बाकी सब कहां पे होंगे, पेल्विक रीजन के अंदर होंगे। हालांकि अभी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको बिल्कुल है ना क्लियर समझ में आएगा, लेकिन अभी ऐसे देख लो। एसेसरी ग्लैंड के अंदर कितनी ग्लैंड, अरे बोलो कौन कौन सी, सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और बल्बोइरेथ्रल, है ना। सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और बल्बोइरेथ्रल, 3 ग्लैंड का नाम। बल्बोइरेथ्रल, सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट एंड बल्बोइरेथ्रल। बोलो, एक्सटर्नल जेनेटिलिया की जैसे हम बात करते हैं बेटा, इसका मतलब किसकी हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात कर रहे हैं अगर हम इसकी। अच्छा, एसेसरी ग्लैंड के अंदर बेटा, एसेसरी ग्लैंड के अंदर अगर हम
चलो अभी है ना उसके बारे में भी हम बात करेंगे अलग से, है ना। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, बोलो किसकी बात कर रहे हैं हम, बोलो, ठीक है। टेस्टिस, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट के अंदर जितने लिखे, एसेसरी ग्लैंड के अंदर जितने लिखे, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर जितने लिखे, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बोलो, इसको लिख लीजिए, फिर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की शुरुआत करते हैं, टेस्टिस की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सुनिए बेटा ध्यान से, देखो हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस या टेस्टिस, है ना, बोलो। वन पेयर होता है, अनुराग कितना है बेटा, वन पेयर। क्या सर आज हम ही को क्यों टारगेट किए हो, बस बस ठीक, वन पेयर टेस्टिस होता है। सुनो जरा ध्यान से सुनो, अगर हम टेस्टिस की लेंथ के बारे में बात करें बेटा, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, अरे बोलो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, अरे बोलो 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 बोलो, सही है क्या, अरे बोलो सही है क्या। अच्छा, हम बेटा एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहते हैं, एनसीईआरटी में एब्सेंट है लेकिन हम कर लेते हैं, इसकी लेयर्स के बारे में बात, ठीक है। टेस्टिस के अंदर जो कुछ लेयर्स पाई जाती है इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं बेटा, टेस्टिस को ढकने वाली 3 लेयर्स दिखाई पड़ती हैं, है ना। स्क्रॉटम, स्क्रॉटम लेयर है, नालायक स्क्रॉटम, फिर ठीक है बेटा। सबसे बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू दिखाई पड़ता है, सबसे बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस। सेकंड नाम है बेटा ट्यूनिका एल्बोजिनिया, क्या नाम है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनते रहो, नहीं मार खा जाओगे अभी, है ना। पूछेंगे नहीं बता पाए तो, अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं बेटा सुनेंगे जरूर, हम ये समझ लेना, हाँ ना, ये दिमाग में मत रखना कि एनसीईआरटी में नहीं है उसको सुनेंगे नहीं, हम पटक के मारेंगे क्लास के अंदर नहीं सुना पाए तो। और जितने लोग मुस्कुरा रहे हो बेटा उन्हीं को ज्यादा हम मारेंगे, जिनके जितने ज्यादा दांत निकलते हैं सबसे ज्यादा वही टूटे जाएंगे बेटा, एक समझ लो, है ना। इधर ही लिख देते हैं वरना तुम लोग सीक्वेंस गड़बड़ा दोगे बेटा। ट्यूनिका वेजिनालिस के बाद में ट्यूनिका एल्बोजिनिया, थर्ड जो लेयर है बेटा जिसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बोजिनिया एंड ट्यूनिका वेजिनालिस। बोलो, ये तीनों लेयर्स आपको दिखाई पड़ती है बेटा टेस्टिस के ऊपर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। बोलो सही बात है क्या, इतनी बात समझ गए हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी से, है ना, इसको लिखते चलिए, हम आगे बढ़ते चलेंगे, समझाते चलेंगे आपको। कई बार ना जब वो चोट वोट लग जाती है बेटा, हाइड्रोसील जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, तो वो हाइड्रोसील के दौरान ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया वाला पार्ट है ना, इन्हीं के बीच में फ्लूइड भर जाता है ना, इन्हीं के बीच में ट्यूनिका एल्बोजिनिया ट्यूनिका वेजिनालिस के बीच में फ्लूइड फिल हो जाता है, और इसी फ्लूइड की वजह से टेस्टिस का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और कंडीशन क्या होती है बेटा, हाइड्रोसील, समझ रहे हो, ठीक बेटा। कुछ जैसे तुम क्रिकेट खेलने लगे गए थे, है ना, गेंद लग गई आके बहुत तेजी के साथ में और स्वेलिंग आ गई और 4-5 दिन बाद ठीक हो गई, वो हाइड्रोसील नहीं है, ठीक है। हाइड्रोसील का फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है बेटा, परमानेंट होता है, ठीक है ना। फिर उसको ऑपरेट करवा के, है ना, फ्लूइड वगैरह निकालना पड़ता है, सही हो जाता है, छोटा सा चीरा लगता है, सही हो जाता है, बहुत मुश्किल ऑपरेशन नहीं होता है इसका।
जो टेस्टिस है बेटा, इसकी जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है और स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे अंदर कहां प्रेजेंट होता है बेटा? ये टेस्टिस जो है पेल्विक रीजन में और स्क्रोटल सैक या स्क्रोटल पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका पर्टिकुलर रीजन है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बेटा टेस्टिस के अंदर क्या होनी है? स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बिलो चाहिए होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इससे कम चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जिस पाउच की जरूरत पड़ती है बेटा, उसका नाम है स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। ठीक है, इसलिए टेस्टिस को उसके अंदर रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो टेस्टिस है वो पेल्विक रीजन में एब्सेंट होता है, स्क्रोटल रीजन में पाया नहीं, स्क्रोटल पाउच के अंदर होता ही नहीं। समझ रहे हो? होता ही नहीं। तो नहीं होता तो इसका मतलब बेटा कहीं और से चल के आ रहा होगा। अब आ नहीं पाया वो अलग बात है, अरे है कहीं और से चल के आ रहा होगा तभी वहां पे नहीं पहुंचा। अगर हमने ये कह दिया कि वहां पे नहीं पाया जा रहा है, नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि कहीं से आ रहा होगा, वहां पे नहीं आ पाया। तो बात ये है बेटा, एम्ब्रियोनल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो टेस्टिस होता है कहां पे होता है? एब्डोमिनल होता है। जो एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो के अंदर एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट होता है। क्या, कैसा टेस्टिस होता है? एब्डोमिनल टेस्टिस। अब ये जो एब्डोमिनल टेस्टिस है बेटा, ड्यूरिंग शायद, है ना, एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया बेटा, लेकिन 6 to 7 मंथ के आसपास, है ना, 7 मंथ के आसपास ये सरक के जो है इंजुवाइनल कैनाल के थ्रू, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू आता है। कहां पे? स्क्रोटल वाले रीजन में। कहां पे आता है? स्क्रोटल वाले रीजन में, स्क्रोटल पाउच के अंदर आता है। अगर ना आ पाए तो कंडीशन जनरेट होती है बेटा जिसको क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ, जो छुपा रह जाए, दिखाई ना पड़े, मतलब स्क्रोटल पाउच के अंदर से एब्सेंट हो जाए, वहां पे ना दिखाई पड़े, तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो जाता है। और इसकी वजह से बेटा इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी जैसी कंडीशन जनरेट होती है, क्योंकि अगर वहां पे नहीं आ पाया, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा नहीं। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा नहीं तो टाइम टाइम इस मामला। हाँ, नहीं मजाक में नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का, लेकिन है ना, किसी के साथ भी समस्या हो सकती है तुम्हें से, लेकिन मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बेटा, समझो बात हमारी, है ना। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो ध्यान से। देखो बस शांत रहो बेटा। जैसे देखो, एक मैं इधर मैं बना देता हूं, जैसे समझो ये बेटा ऊपर एब्डोमिनल रीजन है। बातें ना करो यार, तुम लोग बहुत बतियाते हो बे, है ना। एब्डोमिनल रीजन है, ये बेटा आपका पेल्विक रीजन है। अभी जितना डिस्कशन चल रहा है ऐसी तैसी कर देंगे बेटा डिस्कशन के सारे, है ना, इसलिए प्लीज शांत होके बैठो बेटा क्लास में। पेल्विक रीजन देखो, एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक रीजन हमने बनाया बेटा। ये जो आपका है ना, ये वाला जो पोर्शन है जहां पे टमी एरिया आपका दिख रहा है, इस टमी एरिया के ऊपर वाला पूरा है ना, यहां से लेके डायाफ्राम से नीचे और इस टमी एरिया तक लगभग ये आपका कौन सा रीजन होता है बेटा? एब्डोमिनल। जहां पे डायाफ्राम के ऊपर की बात करते हैं तो थोरैसिक रीजन हो जाता है, डायाफ्राम के नीचे और, है ना, ये लगभग यहां तक, ये आपका किस में आता है बेटा? एब्डोमिनल रीजन में आता है। इसके नीचे आपका पेल्विक रीजन होता है, जहां पे प्यूबिक हेयर्स वगैरह पाए जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है बेटा, वो एरिया कौन सा है? पेल्विक रीजन। बेटा पेल्विक गर्डिल का नाम हम लेते हैं ना, पेल्विक गर्डिल हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। तो पेल्विक गर्डिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट है, समझ रहे हो, पेल्विक गर्डिल कह रहे हैं। टेस्टिस जो है सपोज करिए बेटा यहां पे था, एब्डोमिनल रीजन में रहा होगा, यहां पे रहा होगा। अब इसको सरक करके आना है, स्क्रोटल पाउच के अंदर। जिस कैनाल के थ्रू आएगा बेटा, जिस कैनाल के थ्रू आएगा, उस कैनाल का नाम क्या है? जिस कैनाल के थ्रू आएगा उस कैनाल का नाम है इंजुवाइनल कैनाल।
क्या नाम है बेटा? इंजुवाइनल कैनाल। इंजुवाइनल कैनाल का फॉर्मेशन जिस कॉर्ड के द्वारा होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, है ना, इसके अंदर जो कॉर्ड होता है ना, जो कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड को हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड और इंजुवाइनल कैनाल के थ्रू जो है, जो एब्डोमिनल टेस्टिस होता है बेटा, एम्ब्रियोनल लाइफ के दौरान, है ना, एम्ब्रियोनल लाइफ के दौरान ही लगभग 7 मंथ के आसपास ये सरक करके इस स्क्रॉटल पाउच के अंदर आता है, स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर आता है ये। और स्क्रॉटम के अंदर आने की जरूरत क्यों है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर बेटा क्या चलना है? स्पर्मेटो जेनेसिस चलनी है। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से, लगभग 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर है बेटा, जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। वो कहां पे मिलता है? टेस्टिस के अंदर मिलता है, स्क्रॉटल पाउच के अंदर मिलता है, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो टेस्टिस का एब्डोमिनल रीजन से सरक के पेल्विक रीजन के स्क्रॉटल पाउच के अंदर आना बहुत जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना, ठीक है, इसलिए आता है सरक के। इतनी बात समझे बेटा? बोलो, इतनी बात समझ गए? अब इसको अपने हिसाब से बेटा बना लीजिए या फोटो खींच लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। सुनो बेटा ध्यान से, देखो, सुनिए ध्यान से, देखिए, अभी तक बेटा जो हमने बातें करी है वो हमने आपसे ये कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, ये कहाँ पे लोकेट करता है, इसकी लेंथ और विड्थ क्या है, इसके ऊपर जो लगी हुई लेयर्स हैं वो क्या है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, इनके बारे में हमने बात करी। अब जो है हम इसके टेस्टिस को बेटा ना क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका लेते हैं और टेस्टिस के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर है क्या क्या। बोलो, टेस्टिस का कैसा सेक्शन लेते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेके टेस्टिस के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या है, कैसा दिखता है अंदर से, और कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। जरा देखो, अगर हम बेटा टेस्टिस की बात करें तो जरा सुनिए ध्यान से। हमने कहा कि हर एक टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस के अंदर बेटा 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनको नाम दिया जाता है बेटा, नाम क्या है इनका? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना। ये जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम कह रहे हैं 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया जाता है बेटा, क्या नाम दिया जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की हम संख्या जो बताते हैं बेटा, ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, इन ईच टेस्टिस नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल इज 250। ठीक है, मतलब हर एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं? 250 कंपार्टमेंट। उन कंपार्टमेंट को नाम क्या दे रहे हैं बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं? 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। 1 to 3 सेमनी ब्यूल, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बेटा प्रेजेंट होते हैं हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। इतनी बात समझ गए? बोलो, अरे बोलो। अच्छा, ये डाटा ना कहीं कहीं वेरी कर जाता है। कुछ बुक्स के अंदर बेटा आप देखेंगे 3 से 4 लिखा होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर। एनसीईआरटी के ऊपर बिलीव करना आप, है ना, एनसीईआरटी ने जो लिखा उसके ऊपर बिलीव करना बेटा, क्योंकि पूछेगा वही। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर होता है। अब जरा इन ट्यूब्यूल्स को हम यहां पे बना के दिखाते हैं।
जरा सुनिएगा बेटा ध्यान से, ये जो ब्लू ब्लू कलर का हमने बनाया है बेटा, ये क्या है? टेस्टिकुलर लव्यूल। और टेस्टिकुलर लव्यूल के अंदर जो है क्या प्रेजेंट है बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बोलो क्या प्रेजेंट है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। नहीं, सही सही, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। देखो अब अगर हम आपसे ये कहें कि हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो जो पूरा पूरा स्पेस है बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल का, पूरा स्पेस तो ऑक्युपाई हो नहीं रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा, कुछ स्पेस खाली भी होगा। जैसे अगर हम कहें बेटा ये डक्ट आपको दिख रही है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाली डक्ट दिख रही है, ये पूरी पूरी डक्ट है बेटा। इस डक्ट के इस तरफ भी स्पेस है, इस डक्ट के अंदर की तरफ भी स्पेस है। बोलो, इस डक्ट के बाहर के साइड में भी स्पेस है, इस डक्ट के अंदर के साइड में भी स्पेस है। इन स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना? या इसको क्या बोलते हैं? स्टोमल स्पेस। स्टोमा का नाम अभी बेटा हमने लिया था कहां पे? यस, नहीं बेटा वो अलग है, वो अलग है ना? स्टोमा का मतलब मैं मतलब है ना खाली स्पेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? अभी तुम लोग पढ़ के आए होगे जो पैराफॉलिकुलर सेल वगैरह की बात कर रहे थे, बोलो थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने जो है ना कनेक्टिव टिश्यूज थे, है ना, जो कनेक्टिव टिश्यूज थे वहां पे हमने स्टोमा की बात करी थी। हालांकि वो फालतू की चीज है बेटा, है ना? क्यों पढ़ के कंफ्यूज होना फालतू में, है ना? यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया गया है, एनसीईआरटी में क्या कहा गया है? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस है या जो इसके अंदर का खाली स्पेस है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं, जिनको हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है लेडिंग सेल। बोलो सही है क्या? एक काम करते हैं बेटा, अभी हमने जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का हम ट्रांसफर सेक्शन ले लेते हैं। ऐसे अगर हम कट कर दें, ऐसे अगर कट कर दें तो डक्ट कैसी दिखाई पड़ेगी जरा सुनो। हम सर्कुलर स्फीयर बेटा दिखा रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, 3 हम यहां पे दिखाने की कोशिश करते हैं, देखना जरा ध्यान से। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है? कई सारे हो सकते हैं बेटा, है ना? हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, है ना, 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को दिखा रहे हैं। ये हम क्या दिखा रहे हैं बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। ये डक्ट के फॉर्म में ऐसे ऐसे तुम दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, फिर यहाँ पे तुम्हें इंटरस्टिशियल दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी, है ना, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। हमने गोल गोल बना दिया क्योंकि डक्ट है बेटा, अगर ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो ऐसे गोल गोल ही तो दिखाई पड़ेगा, है ना? ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है? तो हमने ऐसे दिखा दिया। ध्यान दो जरा, ध्यान दो। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ध्यान से देखना बेटा, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये वाला स्पेस, खाली स्पेस, ये वाला, यहां पे क्या प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल। इस स्पेस को हम कह रहे हैं बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर जो सेल्स पाई जा रही हैं, उन सेल्स को हम कह रहे हैं बेटा इंटरस्टिशियल। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, इन्हीं को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, लेडिक सेल। लेडिक सेल बोलो, है ना? इनको लेडिक सेल बोलते हैं। सही बात है क्या? अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी देखने की कोशिश करें कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जरा हम देखते हैं। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। कौन सी एपिथेलियम बेटा? यही जर्माइनल एपिथेलियम आगे चल के बेटा ग्रो करती है, और ग्रो करके क्या फॉर्म करती है? जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। बोलो, जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है बेटा, जरा ध्यान देना, ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है,
जो जर्माइनल एपिथेलियम है, ये जर्माइनल एपिथेलियम के बीच बीच में है ना, कुछ सेल्स पाई जाती हैं बेटा जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। बेटा जैसे हम यहां बनाए ऐसे यहां पे भी होगा, ऐसा यहां पे भी होगा, हर जगह पे ऐसे होगा, जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे हर जगह पाया जाएगा। ध्यान सुनते रहना। हमने कहा बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब झांकना शुरू किए तुम, ट्रांसफर सेक्शन इसका लिए, ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद जब इसके अंदर देखना शुरू किए तो आपको सबसे बाहरी जो लेयर दिखाई पड़ी जर्माइनल एपिथेलियम। यही जर्माइनल एपिथेलियम आगे चल के बेटा स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल का फॉर्मेशन करेगी। बोलो। अब यहाँ पे बीच बीच में आपको कई सारी सेल्स दिखाई पड़ रही हैं, सेल के गुच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल, या इसी को नर्स सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नर्स सेल। नर्स सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है ना, नरिशमेंट है ना, जो मेल जर्म सेल है जो आगे चल के बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करने वाली है, उस स्पर्मेटोजोआ को ये क्या करते हैं बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझे। अच्छा सुनो जरा ध्यान से देखो, अभी तक आपने इंटरस्टिशियल स्पेस देखा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल के बारे में देखा, और आपने जो जर्माइनल एपिथेलियम है इसके अंदर जो प्रेजेंट सेल है सर्टोली सेल या नर्स सेल के बारे में देखा। बोलो, नर्स सेल के बारे में देखा। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ये क्या करती है बेटा, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। स्पर्मेटोजोआ का हेड जाके इसमें धस जाता है और नरिशमेंट लेता रहता है। बोलो सही है क्या, अरे यही तो होता है, अरे बोलो यही तो होता होगा, नहीं पता, यही तो होता है ना, पता है ना। चलो देखो बेटा ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, इतनी बात क्लियर हुई। अब जरा हम बात करते हैं बेटा दो हार्मोन्स की। किसकी बात करते हैं, दो हार्मोन्स की, जो कि कहां से आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से आ रहे हैं बेटा, उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। चलो सुनो जरा ध्यान से। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन आ रहे हैं बेटा, इनका नाम है LH और क्यों आना शुरू किए, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने मैसेज सेंड किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्या मैसेज सेंड किया, GnRH रिलीज करवाया होगा ना, हाइपोथैलेमस ने क्या करवाया होगा, हाइपोथैलेमस ने बेटा रिलीज करवाया होगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये आके एक्ट किया होगा कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, है ना। गोनाडल हार्मोन यहां से रिलीज हुए, कौन कौन से, LH और FSH रिलीज हुए। अरे बोलो, अब होता क्या है बेटा, ये जो LH है ना, LH आता है मुस्कुराते हुए और इंटरस्टिशियल सेल से पूछता है कैसी हैं आप, कहते हैं हम एकदम बढ़िया हैं, बिल्कुल एकदम, है ना, अच्छे हैं। किससे पूछता है बेटा, ये इंटरस्टिशियल सेल के पास जाता है और पूछता है कैसी हैं आप, कहते हैं एकदम बढ़िया। कहते हैं समय हो गया है, कहते हैं किस चीज का, हार्मोन रिलीज करवाने का। किसका बेटा, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, कहते कौन सा हार्मोन, कहते बहन तुमको नहीं पता, भरे रखे हो अंदर में अपने, कौन सा हार्मोन, एंड्रोजेनिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा, एंड्रोजेनिक हार्मोन। और एंड्रोजन में भी बेटा किस हार्मोन की बात करते हैं, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है ना, इसके अंदर किसकी बात करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन की बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। बोलो ठीक है क्या। अब जरा सुनिए, ये इधर टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिलीज हुआ बेटा, है ना, हम मेनली टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, इधर से रिलीज हुआ। दूसरी तरफ FSH गया सर्टोली सेल के पास में। किसके पास में बेटा, ये जाता है सर्टोली सेल के पास में, कहता बहन कैसी हो, कहते हैं एकदम बढ़िया। कहते कुछ काम वाम किया जाए, कहते हैं अरे बिल्कुल आदेश करिए, आप क्या करना है। कहते हैं ऐसा है कि आप ना ये जो LH रिलीज करवाया है इंटरस्टिशियल सेल को, है ना, स्टिमुलेट करके जो एंड्रोजन रिलीज करवाया है, इनके साथ आप मिलके, किसके साथ मिलके बेटा, एंड्रोजन के साथ मिलके आप बॉडी के अंदर, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करिए। क्या करिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करिए। मेरी बात समझ रहे हो, अरे बोलो। FSH आया किसके पास,
सर्टोली सेल के पास सर्टोली सेल और जो टेस्टोस्टेरोन है बेटा या जो एंड्रोजेनिक हार्मोन है, दोनों ने मिलकर क्या करवाना शुरू किया। मतलब अगर हम तुमसे पूछें एफएसएच और एंड्रोजन मिलके क्या करवाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। एफएसएच अगर तुमसे पूछा जाए कहां पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है। बोलो कहां पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए, अरे बोलो ठीक है। अभी कुछ बातें और हैं बेटा, उसको भी बता देते हैं, साथ ही साथ बता देते हैं, जरा सुनिए। एफएसएच जो है आया बेटा सर्टोली सेल के पास में, और एंड्रोजन और एफएसएच इन दोनों ने मिलके बेटा क्या करवाया, स्पर्मेटो, अरे यार ये नीचे लिख रहा है दिखाई नहीं पड़ेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहे होंगे। बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहे होंगे, जरा सुनिएगा ध्यान से। कई बार ऐसा होता है ना, एफएसएच जो है बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लग जाता है ना, एफएसएच की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा सर्टोली सेल के पास आके एक्ट करने लग जाता है। तो इसको ना रोकने के लिए सर्टोली सेल एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है बेटा, इनहिबिन। इनहिबिन भी रिलीज करता है बेटा सर्टोली सेल, और रिलीज करके क्या करवाता है, एफएसएच की ओवर एक्टिविटी को, ओवर एक्टिविटी ऑफ एफएसएच इनहिबिन के द्वारा बेटा ओवर एक्टिविटी एफएसएच की कंट्रोल करी जाती है। ठीक है, इतनी बात समझे, अरे बोलो पक्का समझ गए। ठीक है, इसका फोटो खींच लो, लिख लो एक बार। अभी बेटा बहुत सारी बातें भी हमें और करनी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में, समझने के बाद में बेटा एक बार हम रीडिंग करवा देते हैं एनसीईआरटी की। देखो इतना समझ गए पूरी तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये। अब आगे चले, सुनो, अपने पास टाइम है ना, नहीं है। फिजिक्स की क्लास कब से आपकी, 10:30 बजे से होनी है ना। बस और पढ़ाएं बेटा कि अभी मतलब बोर हो गए कि अभी और पढ़ना है, बोर नहीं हुए। अच्छा मेरी क्लास में कौन, हाँ इतना रीडिंग करवा देते हैं। सुनो बेटा इतना समझा देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा बेटा उसमें हम एक्सेसरी डक्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, सुनो इसको रीडिंग करवा देते हैं, चलो देखिए। हाँ, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेटा बात करते हुए मत दिख जाना, अब बुक देखो अपनी ध्यान से। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द pelvis region. It include a pair of testes along with accessory duct, glands and external genitalia. सारी बातें आपको पता है, बोलो आगे चलते हैं। The testes are situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum. स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कहां पे बेटा, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, स्क्रॉटल पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है, स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होता है। द स्क्रॉटम हेल्प इन मेंटेनिंग, क्यों वहां पे प्रेजेंट होता है, क्यों एब्डोमेन से बाहर निकाला गया, इसलिए निकाला गया क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेंपरेचर बिलो होना चाहिए कितना, बॉडी टेंपरेचर से कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, the scrotum help in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. ठीक है, in adult each testis is oval in shape, बेटा ओवल शेप का होता है, जैसा हमने बनाया है स्ट्रक्चर ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप का होता है। इसके अलावा अगर मैं कहूं विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ होती है बेटा, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस, डेंस कवरिंग लिख के इन्होंने छोड़ दिया बेटा, कवरिंग का नाम हमने आपको बता दिया। आउटर सबसे ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बोजिनिया, उसके अंदर ट्यूनिका वेस्कुलरोसा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लेव्यूल, है ना। कितने कंपार्टमेंट बेटा, 250 कंपार्टमेंट, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं।
और इनका नंबर कितना है ना, ये इनका नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। चलो देखो जरा, ईच लोब्यूल मतलब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं कितने नंबर में, 1 से 3। कहां पे बेटा, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। चलो आगे चलते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, बेटा यही तो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यही तो है, और इन्हीं के अंदर ही तो स्पर्म बनने वाला है। अरे बोलो, स्पर्म बेटा यही तो बनेगा, यार ध्यान दो जल्दी से, है ना। ये जो स्पर्म है बेटा, जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म का हेड है बेटा, ये जाएगा दौड़ता हुआ और धसेगा कहां पे, सर्टोली सेल के अंदर, बनेगा कहां से, ये जर्मिनल एपिथेलियम बेटा, यही आगे चल के स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म जर्म सेल का फॉर्मेशन करेंगी, और इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगी, जिसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, फिर आगे चल के है ना प्राइमरी इसके बाद में चल के स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, और स्पर्मेटोजोआ ही क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है। स्पर्मेटोजोआ क्या करेगा बेटा, अपने हेड को धसा लेगा, सर्टोली सेल के अंदर नरिशमेंट ले रहा होगा, ठीक है। चलो, है ना, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, ईच सेमीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स साइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, सर्टोली सेल, है ना। हमने बेटा क्या बोला है, जर्मिनल एपिथेलियम हमने दिखाई, इसी जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा क्या बनेगा, बोलो, इसी जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा, अरे बोलो, स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया को ही क्या बोलते हैं, जर्म सेल, है ना। स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल कौन सी वाली, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया है तो मेल जर्म सेल, बोलो सही है क्या। चलो, मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, बेटा कैसा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक का मतलब रिडक्शनल या इक्वेशनल, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं बेटा मियोसिस की बात, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है और गैमेट का फ्यूजन होता है। अगर गैमेट के अंदर नंबर हाफ नहीं किया जाएगा तो फ्यूजन के बाद में डबल हो जाएगा, इसलिए पहले हाफ कर देते हैं बाद में, जिससे बैलेंस रहे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बेटा, है ना। वाइल हाँ, the male germ cell undergo meiotic division finally leading to sperm formation, है ना। while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell, Sertoli cell किसको nutrition provide करता है, germ cell को, है ना। the region outside the seminiferous tubule called interstitial space contain small blood vessels and interstitial cell or Leydig cell, है ना। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, उस स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल, या इसको बोलते हैं लेडिक सेल, प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, है ना। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट, है ना। कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, और बेटा ज्यादातर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं ना, ज्यादातर है ना इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करवाती है, एंड्रोजन का सिक्रीशन करवाती हैं। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। हमने इनका फंक्शन बताया। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको क्या बताने वाले हैं बेटा, क्या, एसेसरी डक्ट का हम है ना, एसेसरी डक्ट के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, उनके सीक्वेंस की बात करने वाले हैं, और एसेसरी कल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद में बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कल ही शुरुआत भी हो जाएगी, ठीक है। मुझे जितना इसमें बताना पड़ रहा है टेस्टिस में बेटा, ओवरी के अंदर इतना नहीं बताना है, तो फीमेल वाला थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। 1.5 लेक्चर इसमें लग रहा है, 1.5 ही लेक्चर उसमें लगेगा। कल वाले लेक्चर में बेटा आधा लेक्चर ये इस पे जाएगा और आधा लेक्चर किस पे जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, और परसों वाला जो लेक्चर होगा, परसों वाले लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा मैं अभी मेमोरी ग्लैंड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मेमोरी ग्लैंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए होगा, है ना। मेमोरी ग्लैंड है ना, उसके अंदर है ना कई सारी चीजें बताएंगे, ठीक। धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ेगी। ये बताओ बेटा लेक्चर कैसा लगा।